आज का हमारा क्या टॉपिक है। आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास के 8th चैप्टर का पार्ट 4, जिसमें हम पढ़ेंगे कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं है ना, जिसमें केंद्रक कैसा होता है, सुविकसित होता है। हमारे यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली पाए जाते हैं। उसी के साथ साथ आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, और साथ ही साथ एक्टिव और पैसिव क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है ना, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मैंने आपको बोला था पीछे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों की एक ही होती है, चाहे यूकैरियोट्स में हो चाहे प्रोकैरियोट्स में। तो किस तरीके से वो कार्य करेगी वो आज हमें देखना है। तो स्टार्ट करें अपन। यूकैरियोटिक कोशिकाएं, ठीक है। यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है, यहाँ पर यूकैरियोटिक की जो कोशिकाएं हैं, जिसमें मैंने बोला था कि आपके पास क्या होगा, जो ऑर्गेनेली होंगे, जो अंदर की तरफ अंग होंगे वो कैसे होंगे, डबल मेम्ब्रेन होंगे बेसिकली, हाँ या ना। और जो उसका न्यूक्लियस होगा उस पर भी मेम्ब्रेन होगी और सुविकसित होगा। ये बात बोली थी अपन ने। तो सभी आद्य जीव यानी कि आर्की बैक्टीरिया है ना, और पादप प्राणी व कवक में यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। जो यानी कि जो फंगस है, हमारे आर्की बैक्टीरिया हैं, जो हमारे प्लांट है, जो हमारे एनिमल्स हैं, वो किस में आते हैं, यूकैरियोट्स में आते हैं। किस में आते हैं, यूकैरियोट्स में आते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीदार अंगकों की उपस्थिति के कारण, यानी कि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उसमें झिल्लीदार अंगक होते हैं, दैट मीन्स लेयर्ड, मेम्ब्रेन लेयर्ड होते हैं, मतलब मेम्ब्रेन पाई जाती है उसमें। उसी कारण कोशिका द्रव्य जो है वो कक्षयुक्त, यानी कि यहाँ पर हमारी कोशिका है, कौन सी, यूकैरियोटिक कोशिका है। यहाँ पर एक अंग है, इस पे एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। फिर हम बोलेंगे इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी डबल अंग पाया जाएगा। फिर हम बोलेंगे कि हाँ गोल्जी बॉडी है, फिर इस पे भी वो पाया जाएगा। हम बोलेंगे ER है तो बोला इस पे भी पाया जाएगा। तो यानी, और ये जो हमारा न्यूक्लियस है बोला इस पे भी पाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक ब्लॉक, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष, चौथा कक्ष, पांचवा कक्ष, यानी कि हमें क्या लगेंगे, अलग अलग कंपार्ट बने, एक बहुत बड़ा कमरा है। और उसमें भी आपने क्या कर रखा है, हर जगह पे एडजस्ट कर रखा है, उसको बाहर से एक अंडरलाइन कर रखी है ना। बाहर से एक अंडरलाइन कर लिया, एक ब्लॉक, दो ब्लॉक, तीन ब्लॉक, तो हमें क्या लगेगा, अरे कमरे में कमरे, कक्ष मिलेंगे ना, अलग अलग कक्ष में विभाजित मिलेगा। तो जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं ना बच्चों, वहां पर भी कैसा फील होता है हमें, कक्ष बने हुए होते हैं, जैसे कंपार्टमेंट बने हुए होते हैं, है ना। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली में केंद्रक, है ना, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली में केंद्रक आवरण युक्त होते हैं, ठीक है, व्यवस्थित होते हैं। और इसके अतिरिक्त भाई जो केंद्रक है वो कैसा होगा, आवरण युक्त होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। यही तो डिफरेंस होता है ससीम केंद्र व असीम केंद्र में, है ना। ये बात सही है कि नहीं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के जटिल गतिकीय एवं कोशिकीय कंकाल जैसी संरचना भी मिलती है, यानी कि हम बात कर रहे हैं जो कोशिका का कंकाल होता है, साइटोस्केलेटन, वो भी यूकैरियोट्स में पाया जाएगा। तो आप ये डायग्राम देख रहे हो, कितना गजब डायग्राम है। इसमें येलो कलर चलेगा क्या, हाँ चलेगा, दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है, कलर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये है, हमने जो ये डायग्राम लिया है वो लिया है प्राणी की कोशिका का, यानी कि एनिमल सेल का हमने डायग्राम लिया है। ये देखो यहाँ पर ये क्या है, ये जो बाहरी जो डायग्राम है ये है हमारा सेल, ठीक है। अब प्राणियों में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ये पता है बात। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो मेन अंतर है वो है कि उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप में, और जंतु कोशिका में जो कोशिका भित्ति है वो नहीं पाई जाती है। गेट इट। सो हमने बोला कि प्राणियों में ये जो बात करी हमने, यहाँ पर जो सबसे बाहर है वो है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये हो गया हमारा कोशिका का शक्ति गृह, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ है ना। फिर हमने बात करी कि अरे ये देखो, ये रेड कलर यहाँ दिखेगा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये जो आप यहाँ देख रहे हो, ये देखो यहाँ पर ये क्या है, मेम्ब्रेन है ना, और इसके अंदर हमारा न्यूक्लियस है। तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मिलते हैं अपन को, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल मिलेंगे, फाइन। इसके बाद आप ये देखो, ये अपनी क्या है, ये क्या है हमारी ER है, हाँ या ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यदि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम प्रेजेंट है
तो ये कैसी हो जाएगी, RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पता है ना, जब हम रेटिकुलम पढ़ेंगे आगे जाकर के अंतःप्रद्रव्य जालिका पढ़ेंगे, यदि राइबोसोम नहीं है तो वो क्या कहलाएगी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यदि राइबोसोम प्रेजेंट है ER पर तो वो क्या कहलाएगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तो हमें पता है, बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं अपन ये चीजें। फिर ये हो गई हमारी सेल मेम्ब्रेन, ये इसमें सीलिया हो गए, अपन पढ़ चुके हैं, सीलिया और फ्लैजिला, कशाबिका और पक्षमाभ पढ़ चुके हैं अच्छे से। ये है इसमें लाइसोसोम, राइबोसोम यहाँ पर पड़े हुए, ये देखो राइबोसोम ATS टाइप का मिलता है अपन को। कैसा मिलता है, ATS, यानी कि 80S प्रकार का। फिर यहाँ पे है सेंट्रोसोम, ठीक है, नॉट ए सेंट्रियोल। फिर पेरोक्सिसोम, अपन एक एक गोल्जी एपरेटस, ये हमारा गोल्जी एपरेटस है जो कि किस में काम करेगा, प्रोटीन संश्लेषण में कार्य करता है, पता है ना ये चीजें ER में। और ये फिर ये हमारे सिक्रेटरी वेसिकल, और इसके अंदर जो एक द्रव्य भरा होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। यानी कि देखो, अपन ने बैक्टीरिया में इतनी माताफोड़ी नहीं करी थी, लेकिन जब अपन किसी भी यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ते हैं तो उसके हर अंग तंत्र को अपन को पढ़ना पड़ता है, हर अंग को पढ़ना पड़ता है। ऐसे ही अब यूकैरियोटिक कोशिका हो गई तो हमें इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पढ़नी पड़ेगी, हमें माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़ना पड़ेगा, हमें ER भी पढ़नी पड़ेगी, हमें गोल्जी भी पढ़नी पड़ेगी, हमें न्यूक्लियस भी पढ़ना पड़ेगा, है ना, हमें गुणसूत्र के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो यानी कि अब चीज़ें क्या हो जाएंगी, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में बात करें, यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। गेट इट? सो हमने ये बोल दिया कि स्केलेटन पाया जाता है। अब हम देखें इनमें आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्रों में, यानी कि हमने क्या बोला था, गुणसूत्रों में। बहुत ही गंदा बना है ये मेरा, छोड़ो, इधर देखो, ठीक है। ये क्या है, हमारे गुणसूत्र हैं, क्रोमोसोम है, उसके रूप में व्यवस्थित होते हैं। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती है, ये तो बात सही है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस होता है। तो पादप व जंतु कोशिकाएं भिन्न होती है, ये देखो अंतर, ये है अंतर। इसके अलावा कोई आपको डिफरेंस मिलता है तो यू राइट डाउन ऑन योर नोट्स, ठीक है, आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं विद। यदि आपका पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर आ जाए ना बच्चों, तो डायग्राम जरूर बना के आना। यदि 11th में आपकी ये क्वेश्चन आता है कि भैया पादप और जंतु कोशिका में अंतर बताएं, तो साथ में साथ एग्जाम्पल के साथ साथ उसका डायग्राम जरूर बना के, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। फाइन। तो और डायग्राम कैसे होगा, कलर डायग्राम होगा। तो कोशिका भित्ति यहाँ पर उपस्थित होती है, यहाँ पर अनुपस्थित होती है। रसधानी जो होती है यहाँ पे बड़ी होती है और यहाँ पर छोटी या फिर अनुपस्थित होती है। जो वैक्यूल्स होती है यहाँ पर प्रेजेंट होती है, किसमें, प्लांट्स में, बट उसमें नहीं पाई जाती। पोषण, ये स्वपोषी होते हैं। भाई प्लांट्स है जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, वो तो बेचारे क्या करते हैं, अपनी लाइफ में इतनी मेहनत करते हैं। मतलब प्लांट्स को जो लोग काटते हैं ना, मतलब रियली मेरे को इतना उन लोगों के लिए फील होता है कि उन लोगों में इमोशंस ही नहीं है। मैं मानती हूँ कि जो प्लांट्स होते हैं वो चल नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते, है ना, लेकिन हम उनको ऐसे ही काट देते हैं हमारे यूटिलाइजेशन के लिए, है ना। चलो ठीक है, एक हम बात कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, जनसंख्या बढ़ रही है तो मांगे भी होंगी, डिमांड्स भी होंगी, लेकिन हम ऐसे क्यों जंगल नष्ट कर रहे हैं। इतने सारे जंगल हमने नष्ट कर दिए, हम लकड़ियाँ काट रहे हैं, बेच रहे हैं, आयात निर्यात कर रहे हैं, लेकिन क्या हमने एक बार इसके बारे में सोचा कि जो पौधे हैं वो हमारे एक्चुअल में कितने इम्पॉर्टेंट है। देखो, हमारे पर्यावरण को एकदम साफ सुथरा बनाए रखें, है ना। इसके अलावा वो हमें कितनी सारी चीज़ें देते हैं, इतनी सारी चीज़ें देते हैं जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते, है ना। देखो, जो फार्मर्स है उनकी पूरी लाइफ इन्हीं प्लांट्स पे ही रहती है। सोचो आप, मतलब आप खुद सोचो, यदि अपन किसान परिवार से बिलोंग करते हैं और चूंकि हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, तो प्लांट्स हमारे लिए कितना महत्व रखता है और आप उसी को काट रहे हो। भैया काटो मत। आप सभी से, जो भी जितने भी लोग अभी मुझे इस वीडियो में देख रहे हैं, आप सभी से हाथ जोड़ के गुजारिश है, प्लीज़ अपने बर्थडे पे या अपने बड़ों के बर्थडे पे या कोई भी आपके लिए जो खास दिन हो, कुछ भी, चाहे मान लीजिए आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो गए, एक पौधा हो गए, आज आपको कोई बहुत बड़ा इवेंट मिला है, आप पौधा हो गए, है ना। आप किसी को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, पौधा दे, उस पर अपना नाम लिख दो या उसकी बर्थडे की डेट लिख दो, उसको याद रहेगा कि इस फलाना ने मुझे ये पौधा दिया था। और वो जैसे जैसे बढ़ेगा उसकी फीलिंग्स इतनी बढ़ जाएगी आपके लिए, उसके लिए आपका रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा। कितना अच्छा, मतलब बहुत अच्छा है। जो बुके अपन देते हैं ना, उससे भी ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि आप किसी को प्लांट दे दो कि भैया तुम उगाओ घर पे जाके, इसको एक अच्छा सुंदर सा पॉट बनाओ घर पे
है ना, पॉट बनाओ, उसको डेकोरेट करो और वो आप गिफ्ट दो। देखो मतलब जो सामने वाला बंदा यदि वाकई में अहमियत रखता होगा ना आपकी, वो एकदम खुश हो जाएगा, चाहे वो आपके मम्मी पापा हो, चाहे वो आपके टीचर्स हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, है ना। आप उसको ये दोगे ना तो आपको वो, उसको भी खुशी होगी और आपको भी होगी। तो सो प्लीज़ ना, मतलब जो यदि आपके आसपास फालतू के प्लांट्स कट रहे हो बिना किसी रीज़न के, तो आप उनको बचाने की कोशिश करो और उसके साथ साथ बहुत सारे प्लांट्स लगाने की भी कोशिश करो, इवन आपके स्कूल्स में भी, है ना। आपको मान लीजिए कोई फर्स्ट रैंक आया है या किसी के लिए बहुत अच्छा सा दिन है, तो अपने स्कूल के ग्राउंड में एक प्लांट उगा दो। हो सकता है घर के बाहर हमारे पास जगह नहीं हो, बट हमारे स्कूल का ग्राउंड बहुत बड़ा होता है और गवर्नमेंट स्कूल में तो बहुत अच्छा प्लेग्राउंड देते हैं, तो आप उसमें एकदम अच्छे से गार्डनिंग कर सकते हो, उसकी देखभाल करो, उसकी रखवाली करो, है कि नहीं। सो प्लीज़ ये छोटी, यदि आप वाकई में मेरी थोड़ी भी रिस्पेक्ट करते हैं या मेरी बात को फॉलो करना पसंद करते हैं, सो प्लीज़ मैं कहूँगी कि अपने प्लांट्स को ज़रूर उगाएं, उनको बचाएं, बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो हाँ, हम स्वपोषी पे थे, इमोशंस को अभी हटाते हैं, अभी पढ़ाई पे चलते हैं हम, ठीक है ना, इट्स ओके। तो स्वपोषी होते हैं क्योंकि प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और हम इन पर डिपेंड होते हैं, हम इन पर डिपेंड होते हैं, परपोषी होते हैं, फाइन। फिर तारककाय जो सेंट्रियोल्स हैं वो प्लांट्स में नहीं पाए जाते, सेंट्रियोल्स हमेशा प्राणियों में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिवीजन होता है ना, सेल डिवीजन होता है, डिवीजन से नई कोशिकाएं बनती है, तो यहाँ पर तारककाय उपस्थित होते हैं। भोजन संचय स्टार्च के रूप में करते हैं, हम ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं, ये तो पता ही होगा आपको। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट का निर्माण होता है और यहाँ पर कोशिका खांच के रूप में निर्माण होता है, फाइन। यहाँ पे क्या बनती है, फुर्रो बनती है ना, वो चीज़ यहाँ पे बनती है। हो गया क्लियर कहानी। तो कोशिका झिल्ली, अब क्या होगा कोशिका झिल्ली में बच्चों, तो कोशिका जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हम बारे में बात करते हैं तो आपको पता है इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। फंक्शन के अलावा हम देखेंगे कि जो कोशिका झिल्ली यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आखिरकार कैसे कैसे बनी हुई होती है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट इसमें होते हैं, कि भैया प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, या फिर हम बोलें कि कोई स्टीरॉइड्स हैं, या प्रोटीन है तो इंटरनल प्रोटीन है कि पेरिफेरल प्रोटीन है, बहुत सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वर्ष 1950 के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद। जैसे ही ईएम है ना, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यानी कि ईएम, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी की जब खोज हो गई तो उन्होंने क्या देखा, इंटरनल स्ट्रक्चर देखना स्टार्ट किया, किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो खोज के बाद कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का ज्ञान संभव हो चुका है। कैसे, आपसे पूछा जा सकता है कि यदि आपको जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यदि उसका अच्छे से डीप स्टडी करनी हो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर का, तो आप कैसे करोगे, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से यानी कि नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी से या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तो आपका आंसर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। समझ में आ गया चीजें। इस बीच मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसीज, है ना, आरबीसीज की कोशिकाओं की झिल्ली के रासायनिक अध्ययन के बाद फिर क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप आ गया तो हमने क्या किया, पूरी जो सेल मेम्ब्रेन थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर हमने देख लिया। इंटरनल स्ट्रक्चर देखते देखते हमने क्या देखा, जो मनुष्य की या जो मानव की आरबीसीज है, हमने उसकी इंटरनल स्टडी करना भी स्टार्ट कर दिया। जीव द्रव्य झिल्ली की संभावित संरचना के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो सकी कि आखिरकार जो हम बोलते हैं कि हेड जो है वो पोलर है ना, मतलब जो पानी से प्यार करता है। हम बोलें जो उसके टेल हैं वो पानी से विरागी होते हैं या अवरोधी होते हैं, पानी को पसंद नहीं करते, लिपोफिलिक होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता लगी, जब हमने धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त की, तब हमें इतनी सारी जानकारियाँ मिलती चलती गई। अध्ययनों के बाद, है ना, इस बात की पुष्टि हुई कि जो कोशिका झिल्ली है मुख्यतः लिपिड व प्रोटीन की बनी हुई है। मतलब लास्ट में हमारा कंक्लूजन क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला, कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बेसिकली लिपिड या फिर लिपिड व प्रोटीन की मिलकर बनी हुई है, यानी कि लिपोप्रोटीन। इसमें प्रमुख लिपिड, है ना, इसमें प्रमुख लिपिड पाए जाते हैं, फॉस्फोलिपिड होते हैं। जो मतलब मेनली जो लिपिड्स हैं वो कैसे हैं, फॉस्फोलिपिड। अभी अपन इसका अच्छे से स्ट्रक्चर देखेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट।
फॉस्फोलिपिड होते हैं ये 2 सतहों में व्यवस्थित होते हैं, तभी तो हम कहते हैं डबल लेयर्ड, है ना। क्या बोलते हैं, 2 सतह में होते हैं। अभी अपन पूरी बात करेंगे, अभी पहले एक चीज एक बार पढ़ लो, फिर मैं आपको डायग्राम समझाने वाली हूँ। लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं, जो झिल्ली है ना, लिपिड उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। फाइन, जिसका ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर, यानी कि ये वाला, है ना, ये क्या है, इसका ध्रुवीय सिरा है। और ये इसके, है ना, जल भीरु पुच्छ सिरा, ये कौन सा है, जल भीरु पुच्छ सिरा अंदर की ओर होता है। ठीक है। लिपिड झिल्ली संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी हुई होती है। किसकी है ये, संतृप्त, यानी कि यहाँ पर जो बॉन्ड पाया जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, वो कैसा होगा, सिंगल होगा, ना कि डबल और ट्रिपल होगी। क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमने देखा था जिसमें कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो कैसा पाया जाता है, सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अध्रुवीय पुच्छ जलीय वातावरण में सुरक्षित रहती है। फाइन, इनमें फॉस्फोलिपिड झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। मतलब जो हमारी फॉस्फोलिपिड लेयर है उसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और जो कोशिका झिल्ली है उसकी सतह पर और उसके बीच बीच में प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, है ना, ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन व लिपिड का अनुपात भी भिन्न भिन्न होता है। हाँ जी बच्चों, कोशिका के आधार पर उसकी क्या होती है, जो कोशिका झिल्ली है उसमें लिपिड का और प्रोटीन का जो अनुपात है, मतलब किस रेशो में वो पाई जा रही है, भिन्न भिन्न होता है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है एक इरिथ्रोसाइट, यानी कि WBC, है ना। इरिथ्रोसाइट जो है हमारी वो 52% आपसे पूछा जाता है नीट में, इंपॉर्टेंट है ये चीज कि जो इरिथ्रोसाइट है वो कितनी पाई जाती है, 52%, और जो लिपिड है वो कितने पाए जाएंगे, 40% पाए जाएंगे। झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के आधार पर इसको 2 तरीके से बांटा गया। एक है परिधि पर पाए जाने वाले प्रोटीन, परिधीय प्रोटीन, अंगभूत प्रोटीन जो कि इंटरगल, यानी कि जो लेयर है उसके मध्य में पाए जाने वाले। कैसे, देखो, ठीक है, इस तरीके से लेयर है हमारी। अभी अपन पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे कि आखिरकार जो हमारी फॉस्फोलिपिड लेयर है वो बनी हुई कैसे है ना। है ना, इस तरीके से ये क्या है, हमारा सिर वाला भाग है ना, जो कि कैसा होता है, ये जल से प्यार करता है ना, जल से प्यार करता है, यानी कि ये क्या है, हाइड्रोफिलिक। फाइन, हाइड्रोफिलिक यानी कि कैसा है, पोलर है ना। और ये जो है टेल, इसको हम बोलते हैं टेल या फिर पुच्छ, जो कि क्या होती है, जल भीरु। जल भीरु यानी कि हाइड्रोफोबिक, अभी मैं हट जाऊंगी सामने से, हाइड्रोफोबिक यानी कि ये होगी नॉन पोलर होगी। और इसको हम क्या बोलते हैं, लिपोफिलिक बोलते हैं, लिपोफिलिक, है ना, लिपोफिलिक भी बोल सकते हैं। यानी कि ये क्या करेगी, लिपिड से प्यार करेगी, अब देख लो, हमने यहां देखा कि लिपिड के, ये जो हमारी लेयर है, सेल मेम्ब्रेन है, ये कैसी है, बाई लेयर है ना भाई। 2 उसमें बनी हुई ना, 2 सतह पाई जाती है। भाई हमने बात बोली थी कि 2 सतह पाई जाती है, तो 2 सतह, 1 सतह, 2 सतह, है ना। अब क्या होगा कि जो अग्रसर वाला भाग है ये कैसा होगा, पोलर होगा। क्यों, क्योंकि जल से प्यार करेगा, है ना, जल से प्यार करेगा। जब हम इसकी टेल की बात करेंगे, यानी पुच्छ सिरे की बात करेंगे, तो वो कैसे होंगे, नॉन पोलर होंगे। क्यों, क्योंकि वो जल भीरु होते हैं, इसी कारण ये हाइड्रोफोबिक कहलाते हैं। लेकिन ये लिपिड से प्यार करते हैं। भैया जो जल से प्यार नहीं करेगा वो लिपिड से प्यार करेगा, हाँ है ना। तो ये लिपोफिलिक भी होती है। कौन, इसकी पुच्छ वाला भाग यानी कि टेल वाला पार्ट। ये समझ में आया। अब देखो हम क्या कह रहे हैं, अब हमने बोला बच्चों कि कुछ प्रोटीन जो होते हैं परिधीय प्रोटीन होते हैं, कुछ प्रोटीन जो होते हैं अंगभूत प्रोटीन यानी कि जो इंटरगल प्रोटीन होते हैं। तो ये लो,
ये हो गए इसके इंटरगल प्रोटीन जो लेयर के मध्य में पाए जाए, है ना। ये कैसे हो गए इसके अंगभूत प्रोटीन जो अंदर, और ये अंदर क्या क्या काम कर रहे हैं, कैरियर प्रोटीन होते हैं ना जो वाहक का कार्य करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं आयंस का, खुल जाते हैं, जैसे एक्वापोरिन की हमने बात करी है, याद आ रही है वो चीज, है ना। अब हम बात करेंगे, कलर एक बार चेंज कर लूं, ये नहीं, ये वाला कलर ले लो। और कुछ प्रोटीन क्या होते हैं, इधर देख लो, कुछ प्रोटीन जो होते हैं पेरिफेरल होते हैं। ये कैसे है, परिधीय प्रोटीन जो परिधि पर पाए जाए, कहाँ पाए जाए, परिधि पर पाए जाए, ये परिधीय प्रोटीन हो गए, है ना। अब अपन इसमें डायग्राम देखते हैं यहां पर। यहां पर देखो बच्चों, ये क्या है, हेड पार्ट है। कौन सा पार्ट है ये, हेड, है ना, हेड पार्ट है। ये क्या है अंदर वाली, ये इसकी टेल पार्ट है। क्या है, टेल, यानी कि पुच्छ सिरा, है ना। डबल लेयर्ड है, हाँ डबल लेयर है। कुछ प्रोटीन अंदर की तरफ पाए जा रहे हैं। ये कौन से प्रोटीन है, ये है हमारे, यहां पर तो नहीं लिखा हुआ लेकिन अपन बोल सकते हैं इसको इंटरगल प्रोटीन, है ना। इंटरगल प्रोटीन यानी कि अंगभूत, जो कि अंदर की तरफ है, ये लेयर बाहर है ना, और यहां पर अंदर की तरफ प्रेजेंट है। कुछ प्रोटीन जो है बाहर की तरफ प्रेजेंट है ना। कुछ प्रोटीन जो बाहर की तरफ है, इसको हम बोल रहे हैं पेरीफेरल प्रोटीन, पेरीफेरल यानी कि परिधीय, जो कि परिधि पे प्रेजेंट है, पेरीफेरल प्रोटीन। अब कुछ प्रोटीन जो है वो है मतलब कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़े हुए हैं, है ना। देखो, जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़े हुए हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। यहां तक क्लियर कि भैया ग्लाइकोप्रोटीन है और ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बना हुआ है ना। अब यहां पर हमने बोला कि कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, हाँ पाया जाता है। यहां पर है जो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, मूवमेंट में हेल्प करता है। यहां तक समझ में आ गया। अब अपन देखेंगे जो ये अंदर का पार्ट बना हुआ है वो कैसा है ना। अब हम देखेंगे कि जो फॉस्फोलिपिड लेयर बनी है आखिरकार कैसे बनी हुई है, तो अपन इसके लिए एक स्लाइड ले लेते हैं। तो आपको पता है सबसे पहले हमको क्या बनाना है, ग्लिसरॉल, CH2OH, 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 है ना। फिर यहां पर जो जुड़ेगा वो जुड़ेगा अपना HOO, क्या कर रही हूं भाई, क्या कर रही हूं, है ना। C, यहां पर आ जाएगा CH2, यहां पर आ जाएगा 10 और यहां आ जाएगा CH3, है ना। फिर यहां पर आ जाएगा, जब बच्चों अपन लिपिड पढ़ेंगे ना, जब अपन लिपिड पढ़ेंगे तो ये आपको आराम से आ जाएगी, इसलिए डरने की बात नहीं है। अभी 9th वाला जो चैप्टर आएगा अपना बायोमोलिक्यूल, उसमें मैं लिपिड में आपको एक एक चीज बताऊंगी कि ये CH210 कैसे आया, CH3 कैसे आया, ये COH कैसे आया, ये कैसे जुड़ा, है ना, कौन से बॉन्ड से जुड़ा है। तो अभी आप सिर्फ एक देख लो, मतलब एक छोटी सी बात समझ लो, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, छोटी सी बात समझ लो। फिर हम जब लिपिड पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स में तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी कि आखिरकार मैम ने ये बोला तो बोला क्यों, है ना। तो स्ट्रेस मत लेना बच्चों, है ना, अरे ये कैसे हो गया, ये बॉन्ड कैसे बन गया, हमें तो समझ में ही नहीं आया। हमें ये चीज अभी नहीं देखनी है, बस मैं आपको बता रही हूँ कि आखिरकार जो फॉस्फोलिपिड लेयर बना हुआ है वो एक्चुअल में कैसे बनता है ना। तो हमने ये जोड़ दिया, फिर ये CH210 और CH3। तो बच्चों यहां से आपको पता है कोई भी बॉन्ड बन रहा हो तो वहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो कैसे बनेगा, निर्जलीकरण से। कैसे बनेगा, निर्जलीकरण, यानी कि डिहाइड्रेशन, है ना। डिहाइड्रेशन होगा यानी कि H2O जो है वो बाहर निकल जाएगा। यहां पर अपन H2O निकाले, चलो निकालो, एक और स्लाइड ले लो, है ना। हमने यहां पर क्या किया, देखो CH2 CH, ठीक है, यहां पर अपना रह गया
COO है ना, H तो निकल गया, सही तो है, CH2 10 CH3। अभी अपन देखेंगे, डोंट वरी कि ये सही है तो कैसे है ना। यहाँ पर अपना O, C डबल बॉन्ड O, देखो आ गई ना गलती पकड़ में, आ गई ना गलती पकड़ में। जब अपन चीजें करने लग जाते हैं तो गलती पकड़ में इजीली आ जाती है। भाई केमिस्ट्री में इतना तो पता है, बैलेंसी कितनी होती है कार्बन की, OH। यहां पर देखो अपन ने क्या किया, अपन ने यहां से HOH निकाल दिया, यानी H2O, HOH। तो देखो CH2 हमने क्या किया, CH2 है ना, ये O था, ये O लगा दिया, ये O लगा दिया है ना। फिर हमने क्या करा, ये गया तो यहां पर C के पास क्या है, डबल बॉन्ड O। डबल बॉन्ड O क्यों करा, क्योंकि 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, तो 4 हमने कंप्लीट कर दी। फिर CH2 सॉरी, फिर ये अपना CH2 ऐसे कैसे आ गया, CH3 आ गया, आ गया CH2 CH3। यहां तक कोई कंफ्यूजन बच्चों, ये जो चीज है ये समझ में आ गई कि कैसे बनाया अपन ने, हाँ है ना। हमने क्या किया, H2O को बाहर रिलीज किया और यहां पर ये जो बॉन्ड है बच्चों, है ना, ये जो बॉन्ड है ये कहलाता है हमारा एस्टर बॉन्ड, है ना। क्या कहलाता है, एस्टर बॉन्ड, यानी कि एस्ट्रीकृत हुआ है यहाँ पर। यहां तक समझ में आ गया। अब ये CH2OH है, यहां पर क्या जोड़ते हैं अपन, H3PO4 प्लस कॉलीन, है ना। और ये जो डायग्राम है बच्चों पूरा, ये किसका डायग्राम है, लेसीथीन का, है ना, लेसीथीन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लो अच्छे से कि जो लेसीथीन है वो क्या है, वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फॉस्फोलिपिड लेयर होता है ना, फॉस्फोलिपिड से ही मिलकर बने होते हैं, तो वो क्या होता है, लेसीथीन होता है। ये स्ट्रक्चर आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें H3PO4 होता है कि नहीं, फॉस्फोरिक अम्ल, इसको हम बोलते हैं फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल है ना, इसको हम बोलते हैं कॉलीन। अब देखो अपन को क्या ऐड करना है, इधर फॉस्फोरिक अम्ल ऐड करना है। तो चलो वापस से एक और स्लाइड पे चलते हैं। यहां पर अपन ने क्या किया, ठीक है, अपन ऐसे भी कर सकते हैं, CH ये क्या बच्चों को कंफ्यूज कर देगा, इसलिए मैंने वापस ऐसे लिखा है, ठीक है। यहां तक तो अपन को कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां तक तो मैडम ने बता दिया कि कैसे हुआ, है ना। अब यहां पर अपन ने क्या जोड़ा है, देखो यहां पर अपने पास H था, यहां पर अपने पास CH2OH था, तो यहां पर अपन लगा लेंगे OH। यहां पर देखो अब H3PO4 है, H3PO4 है, तो H3PO4 को कैसे लिख सकते हो तुम, P O O O और O, H H H। H3PO4 को अपन लिख सकते हैं, कितने 4 हैं, कितने O है, 4, 1 2 3 4, 4 O है, कितने H है, 3, 1 2 3। H3PO4 को ऐसे लिख सकते हो। अब इसके साथ जोड़ेंगे अपन, है ना, जोड़ो तो, है ना। ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैं यहां से हटा रही हूं बच्चों ये, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है ना, यहां से मैं हटा रही हूं। अब क्या होगा, यहां पर भी कोई भी बॉन्ड बनता है तो जल निकलता है, ये निकाल देंगे, ये निकाल देंगे तो क्या होगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन बता रही हूं, है ना। अब क्या हुआ, वापस से बनाएंगे एक और स्लाइड। मैं, आप ये सोच रहे होंगे कि मैम एक ही चीज में क्यों नहीं बता देती, बार बार क्यों बनाती है। इस बनाने से क्या होगा बच्चों कि अपन को चीजें सॉल्व हो जाएगी। अरे हाँ, आपको चीजें बनानी आ जाएगी, आपको आपकी गलती पता लग जाएगी कि ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बन रहा है, इसीलिए मैं बार बार बनाती हूँ, ठीक है। ये H, यहां पर अपना O, ये क्या हो रहा है भाई,
है ना। फिर अपना तुम भी बोले जाओ, है ना। जब मैं बना रही हूं तो तुम बोले जाओ कि इसके आगे ये आएगा, इसके आगे ये आएगा, तो तुम्हें भी स्ट्रक्चर फटाफट याद हो जाएगा। रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या नहीं होगी? रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अपन यहां पर आ गए क्या, है ना, यहां पर आ गए अपन। क्या हुआ, यहां तक बना लिया, ये निकाल दो। यहां पर क्या लिखोगे? P, यहां पर ये, यहां पर OH, यहां पर OH। ये देख लो, ये हटाए POH, P डबल बॉन्ड O, POH, 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 P डबल बॉन्ड O, और इधर से, है ना। अब इसके साथ क्या जोड़ेंगे अपन? कॉलिन। एक एक स्टेप बता रही हूँ बच्चों, मैं एक एक स्टेप बता रही हूँ कि कैसे होगा। अब कॉलिन का स्ट्रक्चर देखो, कॉलिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, ये CH3 है, CH3, CH3, 3H3। अब इसको अपन को इसके साथ जोड़ना है ना, कॉलिन की जगह। तो अपन जोड़ लेते हैं, आ जाओ, एक और स्लाइड लेंगे। मैं नहीं चाहती कोई भी कंफ्यूजन हो। आप ये सोच रहे होंगे कि कितना बनाना पड़ता है ना, लेकिन बच्चों कोई भी गलती नहीं करोगे आगे जाकर के इस वाले स्ट्रक्चर में, पक्की बात है ये। यदि मेरी तरह बार बार बनाना सीख लोगे ना, तो केमिस्ट्री भी टफ नहीं लगेगी और कोई स्ट्रक्चर भी टफ नहीं लगेगा। जितनी बार रिपीट करोगे बना बना के, अपनी गलती भी सुधार लोगे। यहां तक अपना था ये, है ना, ऐसा ही था। यहां पर अपन ने अब क्या जोड़ा है? CH3, CH2 एंड CH3, 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 है ना। अब ये अपन को करना है यहां पर। तो जब अपन ये करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? H, HO, HO, CHO, यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, 210, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, 10, CH3, है ना। यहाँ पर P, O, O, यहाँ पर अपने पास O, और यहाँ पर अपन जोड़ देंगे CH2, ठीक है। रुको एक मिनट, अच्छा यहीं पर ही है ना। H2, यहाँ से एक H जाएगा, यहाँ से H जाएगा और H2O, है ना। तो यहाँ से H नहीं आएगा, यहाँ पर H नहीं आएगा और यहाँ पर भी H नहीं आएगा। तो ये लो, ठीक है। यहाँ पर CH2 और यहाँ पर अपना NCH3, NCH3 और ये हमारा CH3। तो अब जो आपका डायग्राम बना है कौन सा? ये वाला, है ना। ये जो बन गया अपना, ये क्या है? एक्चुअल में लेसिथीन का डायग्राम बना है, यानी कि फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, है ना। अब क्या होगा? ये फॉस्फोलिपिड जो बना है बच्चों, अब अच्छे से देख लेना, ठीक है। ये जो है अपना, ठीक है, ये जो है ना, इस O को भी इंक्लूड कर लो। ये लो, ये जो है, ये क्या है? अब देखो, ये जो दिख रहे हैं दोनों, ये है, यानी कि इसका टेल वाला पार्ट, ठीक है, टेल वाला पार्ट। और ये जो है इसका, ये जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये है इसका हेड वाला पार्ट, ठीक है। कोई दिक्कत? आपने क्या करा, अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे पूरा उसका। अब अपना पूरा बन गया है लेसिथीन का, यानी कि फॉस्फोलिपिड का। एक जो फॉस्फोलिपिड है ये वाला, इसका स्ट्रक्चर अपन ने बना लिया है, हाँ या ना। तो हमने क्या किया, आज हमने देखा कि जो फॉस्फोलिपिड है वो कैसे बनता है ना।
बहुत सारे होते हैं भैया। जो टेल है वो नॉन पोलर है क्योंकि ये प्यार नहीं करती पानी को, ये लिपिड से प्यार करती है। जो हेड है ये पानी से प्यार करता है, तो ये पोलर है ना। ये चीज समझ में आ गई। तो हमने क्या देखा कुल मिलाकर के, बहुत सारी चीज देख ली कि जो हमारा ये बना है ना, ये जो हमारी बनी है, ये जो फॉस्फोलिपिड वाली जो बनी है वो आखिरकार बनी कैसे है, हमने ये देखा। इसमें कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, कितनी संख्या में होता है, ये चीजें हमने देखी, हाँ या ना। अब हम देखेंगे, जैसे बहुत सारा आ गया, क्या करें, इतना सारा हमने पढ़ लिया है ना। फिर कितने प्रोटीन हमारे पास आए, हाँ या ना। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया कि प्रोटीन कौन कौन से पाए जाते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो एक्वा प्रोटीन होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। ओपन क्लोज होते रहते हैं, हाँ या ना। ट्रांसपोर्ट करते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो याद होना चाहिए। अब अपन करेंगे सिंगर निकोल्सन वाला डायग्राम। सिंगर व निकोल्सन ने, जो सिंगर और निकोल्सन थे, इन्होंने क्या दिया, एक फॉस्फोलिपिड जो बाइलेयर है उसका मोज़ेक मॉडल दिया। क्या दिया, अरे लिखा हुआ है, ये देखो आराम से, मोज़ेक मॉडल दिया। क्या दिया, कलर चेंज कर लेती हूँ, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इस पर डेफिनेटली कि सिंगर व निकोल्सन ने किसका मॉडल दिया और क्या नाम था। तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर पे इस पे मॉडल दिया जिसका नाम था हमारा मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो क्या होता है बच्चों कि आपने देखा ये पूरा डायग्राम है, बहुत शानदार डायग्राम दे रखा है ये। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर अपना क्या है, हेड पार्टिकल है, यहाँ अंदर क्या है, टेल पार्टिकल है। अब कुछ प्रोटीन जो है ना, कुछ प्रोटीन जो है वो अंदर की तरफ है, कुछ प्रोटीन ये देखो पूरा जो ये है अंदर की तरफ आ गया, इंटरगल प्रोटीन जो अभी हमने पढ़ा है जस्ट। कुछ सतह पर है ना, कुछ सतह पर है, जैसे ये ग्लाइकोप्रोटीन एग्जाम्पल दिया है। कुछ जो है कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये देखो, ये जो परिधि पर है इसको हम बोल रहे हैं पेरीफेरल प्रोटीन, ये परिधि पर है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, पेरीफेरल प्रोटीन। गेट इट, ये इंटरगल प्रोटीन, ये पेरीफेरल प्रोटीन, ये चैनल का काम करते हैं। अभी अपन पढ़ेंगे इसके बारे में, ये चैनल्स होते हैं, ठीक है, ये चैनल्स होते हैं, अभी देखेंगे अपन। फिर अपने पास ये एक लिपिड लेयर है। तो क्या हुआ कि जो प्रोटीन है, जो मॉलिक्यूल है, वो इस फ्लूइड में तैरते रहते हैं। क्या बोल रहे हैं, जो सिंगर निकोल्सन है, दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या बोला कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसके अंतर्गत जो प्रोटीन है, जो भी इसमें पार्ट्स हैं, वो उस द्रव्य में तैरते रहते हैं। फ्लूइड यानी द्रव्य, मोज़ेक यानी कि वो दौड़ते रहते हैं। तो क्या बोला, कोशिका झिल्ली का उन्नत, हाँ, कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर व निकोल्सन द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे किरमिर नमूना बोले तो यही वाला फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। किरमिर तरल यानी कि फ्लूइड, किरमिर यानी कि मोज़ेक, ठीक है, मोज़ेक नमूना यानी कि मॉडल। आया नाम समझ में आया। क्या होता है कि हम बहुत देर तक जब कंटिन्यू पढ़ाते हैं तो मैंने आपको 1000 बार बोल रखा है कि मेरी ज़बान क्या स्लिप होने लगती है, क्योंकि माइंड और जो वर्ड है वो एक साथ काम नहीं कर पाते, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, ठीक है। इसके अनुसार लिपिड का अर्धतलीय, ठीक है, जो लिपिड है उसकी अर्धतलीय प्रकृति यानी कि सेमी सॉलिड प्रकृति होती है, जिसके कारण जो फॉस्फोलिपिड की दी सतह है के भीतर गति करने लगते हैं और क्या होते हैं, तरलता से तैरते रहते हैं। खत्म। अब झिल्ली का क्या कार्य होता है, इसका कार्य क्या है, फंक्शन क्या है। तो कोशिका वृद्धि है, सेल को ग्रोथ प्रोवाइड करना, क्योंकि इसमें सब कुछ प्रेजेंट होता है। आयंस का आवागमन करवाते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं ना। अंतर कोशिकीय संयोजन का निर्माण, स्त्रवण सिक्रीशन का भी काम करती हैं, और कोशिका विभाजन के टाइम पर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत रोल है। जब अपन सेल डिवीजन पढ़ेंगे जब बताऊंगी। फाइन। अणुओं का परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल में क्या है, यह झिल्ली इसके दोनों तरफ मिलने वाले, है ना, अथवा क्या करते हैं, ये पारगम्य होती है कि झिल्ली के दोनों तरफ जो मिल रहे हैं आयंस, वो क्या करती है, उसके पार्ट, जैसे ये झिल्ली है, इसके बाहर कोई मॉलिक्यूल है तो वो उसको अंदर आने के लिए बोलेगी, अंदर कोई मॉलिक्यूल है तो उसको बाहर जाने के लिए बोलेगी। पारगम्य होती है, परमिएबल, पारगम्य बोले तो परमिएबल। फाइन। तो परमिएबल होती है। ये परिवहन दो प्रकार के होते हैं,
एक होता है निष्क्रिय यानी कि पैसिव, यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट, और सक्रिय होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, है ना। पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमने डायग्राम बनाया है, इसको अभी समझाएंगे, लेकिन चलते हैं अभी आगे। निष्क्रिय परिवहन क्या होता है, ठीक है। पैसिव परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट क्या है, ये हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट है। क्या है बच्चों, पैसिव ट्रांसपोर्ट, फाइन। तो क्या होता है पहले समझ लो, फिर रामायण गाएंगे, समझ लेते हैं, फाइन। एक बंदा खड़ा है यहाँ पे और इसके पास एक पत्थर है, एक बंदा खड़ा है और इसके पास क्या है, पत्थर है, ठीक है, पत्थर है। तो अब ये पत्थर को धक्का मारेगा और ये पत्थर लुढ़कते लुढ़कते यहाँ पर आ जाएगा। तुम घाटी की चोटी पे चढ़ो और वहां से कोई पत्थर लुढ़का दो, तुम्हें कितना दम लगाना पड़ा। पत्थर छोटा है तो भाई, बहुत बड़ा पत्थर लगाओगे तो थोड़ा दम तो लगाना पड़ेगा, वो दिमाग मत लगाओ। छोटा पत्थर है, तुमने घाटी पे से जाके उसको लुढ़का दिया और वो लुढ़कते लुढ़कते नीचे आ गया, कितनी एनर्जी लगी, कोई एनर्जी नहीं। तो यहाँ पर ये जो है वो कैसा होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि अधिक कंसंट्रेशन से, अरे राम इधर देखो, दिखेगा नहीं ना फिर आपको, अधिक सांद्रता से, अधिक सांद्रता से जब कम सांद्रता की तरफ जाए, कम सांद्रता की तरफ जाए, तो ऐसा जो है जिसमें कि एनर्जी की आवश्यकता ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, हाँ या ना, एनर्जी की आवश्यकता नहीं है ना। भाई तुम एक घाटी पे चढ़े हो, तुमने पत्थर मारा है और पत्थर लुढ़क के चला गया, कितनी एनर्जी लगी, ज्यादा एनर्जी नहीं लगी ना। तो ऐसा कि भाई बहुत सारे, मतलब जैसे इससे भी अच्छा एग्जांपल दूं क्या, पैसिव ट्रांसपोर्ट का, निष्क्रिय का, जैसे क्या होता है, मेरी फेवरेट है कड़ी, है ना, कड़ी चावल मुझे बहुत पसंद है। तो जैसे ही मेरी मम्मा कड़ी बनाती है तो मुझे खुशबू आने लगती है, तो वो खुशबू सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी, किचन में होगी, रसोई घर में होगी, क्यों, क्योंकि वहाँ पर वो बन रही है, उसकी खुशबू मेरे कमरे तक आएगी। यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ, रसोई में कोई पकवान बन रहा है तो वहाँ सबसे ज़्यादा खुशबू होगी उसकी, और उस पकवान की खुशबू जब हमारे कमरे तक, कमरे से हमारे पड़ोसी तक जाएगी तो हमारी जीभ ललचलाएगी, है ना, मुंह माउथ जो हमारा वाटरिंग हो जाएगा, लाइक मतलब मुंह में पानी आना लगेगा, अरे मम्मा बस कड़ी चावल मुझे खिला दो, ऐसा फील होता है। मुझे तो बहुत पसंद है, आपको पता नहीं क्या पसंद है, आप सोच लेना। तो अभी मैं इमेजिन करने लगी, भूख भी लगने लगी अब तो क्या हुआ कि जब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जा रहा है कोई भी आयन, तो वो कहलाएगा हमारा निष्क्रिय परिवहन। निष्क्रिय का मतलब होता है जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता ना पड़े, ऊर्जा की आवश्यकता ना पड़े। तो याद रखना कि जब पैसिव की बात आए तो हम ऊर्जा नहीं लगा रहे, क्यों, क्योंकि हम लुढ़का रहे, हमने पत्थर को ऊपर से लुढ़काया तो अपने आप जा रहा है ना। हमने कोई गैस, जो हमने खाना बनाया उसकी खुशबू अपने आप बह रही है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ। तो ये कुछ अणु बिना ऊर्जा की आवश्यकता के द्वारा ही झिल्ली से होकर आते हैं, इसको निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। उदासीन विलय सांद्रता प्रवणता के अनुसार, उदासीन यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाती है, और इसको किससे करते हैं अपन, साधारण विसरण यानी कि सिंपल डिफ्यूजन। कितना होगा, साधारण यानी कि सिंपल डिफ्यूजन। फिर जल भी झिल्ली से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं। अब क्या होगा बच्चों, एक और अपन को लेना पड़ेगा स्लाइड एक्स्ट्रा, ठीक है। ये देखो अपन बता रहे हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो सबसे पहले छोड़ो एक बार, ठीक है, यहां लिखो ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट लिखा, दो तरह के होते हैं, ठीक है। अब पैसिव होता है एक, पैसिव, एक होता है एक्टिव, ठीक है। यहां पर ऊर्जा, यहां पे ऊर्जा चाहिए, यहां पर ऊर्जा चाहिए, यहां पर ऊर्जा नहीं चाहिए, ठीक है। ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाएगा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ, ये निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की। अब तुम क्या करोगे, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो इस बंदे ने
पत्थर लुढ़काया और यहाँ पर आया तो अपन को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन यदि ये ही बंदा है और यहाँ पर पत्थर, इसको यहाँ लेकर जाना है तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अब घसीटो, धक्का लगाओ, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। आया समझ में? तो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ, और यहाँ पर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाना पड़ रहा है। हो गया काम। अब क्या हुआ, ये जो पैसिव है वो 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। पैसिव जो है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, अरे यार एक और ले लेते हैं अपन, ठीक है। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, वो 2 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, और एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी 2 तरह का होता है। एक होता है चैनल प्रोटीन, अभी मैं सब समझाऊंगी ये, ठीक है। क्या होता है चैनल प्रोटीन, क्या होता है कैरियर प्रोटीन, ठीक है, कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन। और फिर हमारा है एक्टिव वाला। जो एक्टिव होता है उसमें हमको एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है और ये बहुत सारे पंप होते हैं इसमें। तो आज जो हम हमारी जो बुक में दे रखा है वो पंप होते हैं, ठीक है, अलग अलग पंप होता है, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, प्रोटोन पंप, वी पंप, एफ पंप, ठीक है। ये बहुत सारे पंप होते हैं, आप सिर्फ नाम याद कर लो, जो बताना होगा मैं बता दूंगी, ठीक है। ये आप उतार लेना अच्छे से, ठीक है। अब अपन करेंगे एक और स्लाइड ऐड। अब देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। देखो जो बच्चों सिंपल डिफ्यूजन है वो तो मैंने आपको बता दिया कि रसोई की अंदर खाना बन रहा है और उसकी खुशबू बाहर जा रही है, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात हो रही है ना। फैसिलिटेटेड में भी हमने कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन की बात करी है। तो जो बच्चों चैनल प्रोटीन है, ठीक है, ये जो है ये क्या है, चैनल प्रोटीन है, चैनल प्रोटीन, ठीक है, चैनल प्रोटीन है। और ये कहाँ होते हैं, सेल जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होता है, आपको किसका गमन करना है, वाटर का, यानी कि H2O का करना है। किसका करना है, H2O का। अब आपको पता है कि जो टेल है ये कैसी है, लिपोफिलिक है। ये जो टेल है वो लिपोफिलिक है, यानी कि जल अवरोधी है, जल अवरोधी है, यानी कि सॉरी जल अवरोधी नहीं, वो क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, यानी कि जो टेल होगी, ये जो टेल है ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है, ये जल को पसंद नहीं करेगी। अब ये जल यहाँ से तो जाएगा, यहाँ पर आके कैसे जाएगा, अब जो जल है वो यहाँ से कैसे जाएगा, वो जाएगा चैनल्स के थ्रू, है ना, वो जाएगा इन चैनल्स के थ्रू, यहाँ से जाएगा। ये लो वाटर गया, वाटर गया, ओपन हुआ, ये देखो जो क्लोज्ड होते हैं चैनल और ओपन भी होते हैं, भाई जैसे गेट है ना, वाटर मॉलिक्यूल आया, खुल गया, बंद हो गया, खुल गया, बंद हो गया, खुल गया, बंद हो गया। तो ये चैनल प्रोटीन होते हैं, ये वाटर को क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर से बाहर की तरफ ले जाने का कार्य करते हैं, हाँ है ना। और क्या होगा कि भैया गया, और ये जो चैनल प्रोटीन होते हैं बच्चों, ये 8 लेयर से बने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, वेरी गुड, है ना, 8। तो यहाँ पर क्या है, 8 मॉलिक्यूल ऑफ एक्वा प्रोटीन, एक्वा प्रोटीन पाए जाते हैं, एक्वापोरिन, सॉरी एक्वापोरिन, फाइन। एक्वा का मतलब होता है जल, एक्वा का मतलब होता है जल, एक्वापोरिन पाए जाते हैं इन चैनल्स में, और ये चैनल्स खुलते हैं बंद होते हैं, खुलते हैं बंद होते हैं, और जल के क्या करते हैं, आवागमन में हेल्प करते हैं। ये कैसा है, पैसिव। पैसिव वाले का मैंने बताया है चैनल प्रोटीन के बारे में, अब बताऊंगी कैरियर प्रोटीन के बारे में, ठीक है। एक और स्लाइड जोड़ लेते हैं, ये लो।
अब है अपन कैरियर प्रोटीन के बारे में, है ना। कैरियर प्रोटीन के बारे में, ये कैसा है, पैसिव है बच्चों। यहां पर अपना पास हमारी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके पास क्या है, कुछ चैनल्स हैं, कुछ चैनल्स हैं, सॉरी ये चैनल्स पंप वाले बना दिए मैंने, एक मिनट रुको बच्चों। ठीक है, क्या होगा इस तरीके से, ये क्या बनाया मैंने, करियर प्रोटीन। क्या बनाया, करियर प्रोटीन। अब सेल के अंदर का पार्ट बाहर भेजना है। सेल के अंदर कोई मॉलिक्यूल है, मान लीजिए मॉलिक्यूल है, कलर चेंज करती हूँ एक बार, मॉलिक्यूल है ये, इस मॉलिक्यूल को मुझे, ये इनसाइड है सेल का अंदर की तरफ और ये सेल का बाहर है आउटसाइड। अब मुझे बिना एनर्जी लगाए मुझे क्या करना है, इस वाले प्रोटीन, इस वाले मॉलिक्यूल को इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भेजना है। तो ये जो करियर प्रोटीन है इसको क्या करेगा, होल्ड कर लेगा, होल्ड कर लिया। अब क्या किया इसने, कन्फर्मेशन चेंज, पहले ये यूं था और यूं हो गया, इसको पकड़ा, मान लीजिए ये, एक मिनट, ये मॉलिक्यूल है, इसने इसको पकड़ा, पकड़ा और यूं कर दिया, यूं करके बाहर ओपन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसने पकड़ा और इसने कन्फर्मेशन चेंज कर लिया, इसको बोलते हैं कन्फर्मेशन चेंज करना, कन्फर्मेशनल चेंजेस, ठीक है। यानी कि उसने क्या किया, अपने स्ट्रक्चर में बदलाव कर लिया और पहले क्लोज था और बाद में ओपन हो गया। यहाँ पर इसने लिया, क्लोज हुआ, वापस से यहाँ पर दिया और ये लो प्रोटीन हो गया आपकी कोशिका से बाहर, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये बाहर चला गया। आया समझ में, करियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन क्या होता है, ठीक है। अब हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी देख लो इधर ही, ठीक है, ये था। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट देख लो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बहुत सारे पंप होते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। तो क्या होगा, सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो है सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप। तो यहाँ से क्या होगा, जो पोटेशियम है वो आएंगे अंदर, तो 2 पोटेशियम आयन, याद रखना 2 पोटेशियम आएंगे सेल के अंदर, 2 पोटेशियम अंदर आएंगे सेल के अंदर और 3 सोडियम आयन बाहर जाएंगे। किसके थ्रू जाएंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप के द्वारा, सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा, जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और उसमें एनर्जी लगेगी। इसमें क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी। तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें सोडियम पोटेशियम पंप है, उसमें 2 पोटेशियम अंदर आएंगे और 3 सोडियम बाहर जाएंगे। याद रखने वाली बात है, अच्छे से समझ में आ गया। एक्टिव पैसिव दोनों हमने ट्रांसपोर्ट देख लिए। अब देखते हैं अपन क्या है सीन। ये आया चैनल प्रोटीन, एक्टिव और वो पैसिव वो अपना, ठीक है। ये एक्टिव पैसिव का अंतर देख लिया, ये हमने यहाँ तक समझ लिया। तो यहाँ पर बोला जल भी झिल्ली से उच्च सांद्रता से, है ना, निम्न सांद्रता की ओर कैसे जाएगा जल, कैसे जाएगा जल, हमारा जाएगा चैनल प्रोटीन के द्वारा। कैसे जाएगा, चैनल प्रोटीन के द्वारा, और विसरण द्वारा जल प्रवाह को परासरण कहते हैं। क्या करते हैं, परासरण, यानी कि फैसिलिटेट डिफ्यूजन। फाइन, ये हो गया अपना, ये भी हो गया। ध्रुवीय अणु, जो अध्रुवीय लिपिड द्विसतह से होकर नहीं जा सकते, उसमें झिल्ली से होकर परिवहन कराया जाता है वाहक, वाहक प्रोटीन, यानी कि कैरियर प्रोटीन। आ गया बच्चों, कैरियर प्रोटीन, उनको कंफर्मेशन चेंज करके बाहर फेंक देता है। दोनों चीजें अपन ने समझ ली। सक्रिय यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने सोडियम पोटेशियम पंप देखा। ये सोडियम, ठीक है, यहां से गया बाहर, ये देखो आ गया, और पोटेशियम आया अंदर, यहां पर आया पोटेशियम अंदर, ठीक है। 2 पोटेशियम अंदर आएंगे, 3 सोडियम बाहर जाएंगे। याद रखने वाली बात है। कुछ आयन या अणुओं की झिल्ली से होकर परिवहन उनकी सांद्रता प्रवणता के विपरीत निम्न से उच्च सांद्रता की ओर जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन पे जाएगा, लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन पे जाएगा। इस प्रकार के परिवहन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। एटीपी का उपयोग होता है, जिसे हम सक्रिय परिवहन कहते हैं।
सक्रिय यानी कि रिक्वायर्ड द एनर्जी, एनर्जी का उपयोग होता है। यह एक पंप के रूप में कार्य करता है। अभी हमने बोला प्रोटॉन पंप, सोडियम पोटेशियम पंप, एफ पंप, टी पंप, ये बहुत वी पंप, ठीक है। आयन पोटेशियम आयन पंप, ये हमने पढ़ लिया। सोडियम आयन और पोटेशियम पंप हमने देख लिया। कोशिका भित्ति, कवक व पौधे की जीव द्रव्य झिल्ली से बाहर पाए जाने वाली दृढ़ निर्जीव आवरण। कोशिका भित्ति, सेल वॉल हमने देख ली, निर्जीव होती है। कोशिका भित्ति के कार्य क्या होते हैं? यांत्रिक सहारा प्रोवाइड कराना, संक्रमण से सुरक्षा करवाना, कोशिकाओं के मध्य आपसी संपर्क के लिए, कोशिकाओं के मध्य जो आपसी संपर्क होता है उसमें भी सेल वॉल हेल्प करती है। शैवाल कोशिका भित्ति, गैलेक्टोजेंस, मेनान्स, कैल्शियम कार्बोनेट और अन्य पादप कोशिका भित्ति, सेलुलोज, जो पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की, पैक्टिन की और प्रोटीन की। नव पादप कोशिका की कोशिका भित्ति में स्थित जो प्राथमिक भित्ति में वृद्धि की क्षमता होती है, ठीक है। नव पादप कोशिका, जो नई पादप कोशिका बनेगी उसकी कोशिका भित्ति में स्थित जो प्राथमिक भित्ति होती है, जो उसकी प्राथमिक भित्ति होती है उसकी वृद्धि क्षमता होती है जो कोशिका की परिपक्वता के साथ घटती जाती है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, पूरा अच्छे से पढ़ रखा है कि भैया जो प्राइमरी ग्रोथ होगा और जो सेकेंडरी ग्रोथ होगा उसमें क्या होगा, जो भित्ति बनती है उसमें क्या चीज़ें चेंजेस आएगी, तो साथ घटती जाती है और इसके साथ साथ कोशिका के भीतर की तरफ द्वितीय भित्ति का निर्माण होता है ना। सेकेंडरी जो वॉल बनती है उसका निर्माण होता है। मध्य पटलिका मुख्यतः कैल्शियम पैक्टेट की बनी हुई होती है। ये सब प्लांट के बारे में देख रहे हैं अपन, है ना। जो आसपास की विभिन्न कोशिकाओं से आपस में क्या होती है? जुड़ी रहती है, चिपकी रहती हैं। कोशिका भित्ति मध्य पटलिका में जीव द्रव्य जो होता है, यानी कि ऐसे मैंने बात करी थी, प्लाज्मोडेस्माटा हमने अच्छे से पढ़ा है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है? कनेक्शन का काम करता है ना, कनेक्शन का काम करता है और आयंस के मूवमेंट के लिए भी हेल्प करता है, जो आसपास के कोशिका द्रव्य को जोड़ता है। जो प्लाज्मा होता है उसको जोड़ने का काम करता है प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। अंतः झिल्ली का तंत्र, झिल्लीदार अंगक कार्य व संरचना के आधार पर एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। यदि अपन झिल्लीदार अंग देखें, अब क्या शुरू हो जाएंगे अपने अंग, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, न्यूक्लियस, है ना, ये सब शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ अंतः झिल्ली तंत्र यानी कि जो अंदर की झिल्ली में प्रेजेंट है वो कौन कौन से पार्ट्स हैं, वो ऐसे होते हैं जिनका कार्य एक दूसरे से जुड़ा होता है। गोल्जी बॉडी और ईआर का कार्य जुड़ा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य जुड़ा हुआ है ना। अतः इन्हें अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। इस तंत्र के अंतर्गत अंतःप्रद्रव्य जालिका ईआर, गोल्जी लेनकाय यानी कि गोल्जी एपरेटस, राजधानी आते हैं, सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया आती है। पेरोक्सिसोम के कार्य उपयुक्त अंगों से संबंधित नहीं होते, जो पेरोक्सिसोम है उसका संबंधित काम नहीं होता है, इसलिए इन्हें अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत नहीं रखते हैं, ठीक है। इनको अपन क्या रखते हैं? अंतःझिल्लिका तंत्र में नहीं रखते पेरोक्सिसोम को, क्योंकि कनेक्टेड नहीं होते। क्लियर बात। तो इस तरीके से आज अपन ने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिंगर निकोल्सन मॉडल, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसमिट और उनके टाइप्स, ठीक है। अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, मैंने बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ाया, नीट के अकॉर्डिंग आपको बहुत कुछ मिल रहा है, ठीक है। फिर मिलेंगे नए पार्ट के साथ में। धन्यवाद।